क्लास 8 साइंस विषय के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि सामान्य ज्ञान जीके की दृष्टि से विभिन्न कक्षाओं के साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। शुरू से आखिरी तक सभी आप ध्यान से देखते रहिए। तो शुरू करते हैं। पहला जो है आज का, निम्न में से किस ग्रह के उपग्रह नहीं है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, मंगल, अरुण, बुध, वरुण। तो इसके उत्तर क्या हो जाएंगे? कौन से ग्रह के उपग्रह नहीं है? तो इसका उत्तर आ जाएगा बुध। बुध ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, सौर परिवार का सदस्य नहीं है? ग्रहिकाएं, ग्रह, उपग्रह, तारामंडल। तो हम सभी जान रहे हैं भली भांति कि ग्रहिकाएं, ग्रह, उपग्रह ये सभी सौर परिवार के सदस्य के रूप में शामिल है, जबकि तारामंडल क्या है? तारामंडल सौर परिवार के सदस्य के रूप में नहीं आता है। तो याद रखेंगे बच्चों, तारामंडल सौर परिवार का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है, तारामंडल नहीं है। तारामंडल नहीं है। ऊर्जा मेजर, ऊर्जा माइनर, ओरायन, हेली, ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो हम सभी जान रहे हैं कि ऊर्जा मेजर, ऊर्जा माइनर और ओरायन क्या है? तारामंडल के अंतर्गत आते हैं। जबकि हेली क्या है? हेली एक प्रकार का क्या होता है? धूमकेतु होता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा हेली। अगला प्रश्न है, संश्लेषित रेशा है? पौधे से प्राप्त रेशे, जंतुओं से प्राप्त रेशे, रासायनिक पदार्थों से निर्मित या उपरोक्त सभी। तो हम सभी जान रहे हैं कि संश्लेषित रेशे के अंतर्गत जो रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाया जाता है, रासायनिक पदार्थों से निर्मित होता है, वे संश्लेषित रेशे के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, कंघियां जो हम घरों में यूज करते हैं वह बनाने में कौन सा प्लास्टिक प्रयुक्त होता है, उपयोग होता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त दोनों नहीं। तो इसका उत्तर होगा थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक से ही क्या किया जाता है? कंघियां बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के वस्त्र बने होते हैं, जो फायर ब्रिगेड में काम करते हैं उनके जो कपड़े बनाए जाते हैं वो बने होते हैं टेफ्लॉन से, मेलामाइन प्लास्टिक से, रेयॉन से या एक्रेलिक से। तो इसका उत्तर आ जाएगा मेलामाइन प्लास्टिक से। कृत्रिम रेशम है? नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन, एक्रेलिक। हम जान रहे हैं कि इसमें से कृत्रिम रेशम कौन सा है? कृत्रिम रेशम है इनमें से रेयॉन। पीईटी है एक प्रकार का। पीईटी का पूरा नाम होता है पॉलीएथिलीन टेरीपैथलेट। तो यह किसका प्रकार है? नायलॉन का, पॉलिएस्टर का, रेयॉन का या एक्रेलिक का। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह जो है पीईटी एक प्रकार का क्या है? पॉलिएस्टर है। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है? तो हम सभी जान रहे हैं कि वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है? तो नाइट्रोजन। हम जान रहे हैं कि नाइट्रोजन कितना है? 78% है। ऑक्सीजन 21% है मुख्य रूप से। पारे के स्तंभ का कौन सा मान मानक वायुमंडलीय दाब को दर्शाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 76 सेंटीमीटर का जो मान होता है वह पारे के स्तंभ का मान होता है और यह मानक वायुमंडलीय दाब को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होने का कारण है? पृथ्वी का वायुमंडल का गर्म होने का कारण क्या है? ओजोन परत, ग्रीन हाउस प्रभाव, नाइट्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस। इनके कारण
हमारा पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है, तो हम सभी जान रहे हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या होता है, हमारा वायुमंडल गर्म होता है। और ग्रीन हाउस प्रभाव का जो मुख्य कारक है वे है CFC, कारण होता है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड। इन गैसों के कारण ही ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, प्रभावित होता है। इनके कारण वायुमंडल गर्म होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब होता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम होगा, ज्यादा, एक समान या इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय का जो दाब होता है वह कम होने लगता है। आपने सुना होगा बच्चों कि जब पर्वतारोही ऊपर पर्वतों पे जाते हैं तो उनके नाक से खून निकलने लगता है। इसका कारण क्या होता है कि जब वे पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो ऊपर का वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और शरीर में जो रक्त बहता है, नसों की जो वायुमंडलीय दाब, अंदर का दाब जो होता है वो क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, जिस कारण नस जो है फट जाते हैं और खून निकलने लगता है। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस जलने में सहायक है? ऑप्शन है हमारे पास ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम। तो इसके उत्तर आ जाएंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक है। अगला प्रश्न है, NaOH प्लस HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिया करके बनाते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, जल बनाते हैं। तो यह कौन सी अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया या अवक्षेपण अभिक्रिया? हम जो देख रहे हैं यहाँ पे NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का क्षार है, और HCl क्या है, HCl एक प्रकार का क्या है, यह अम्ल है। तो हम जान रहे हैं कि क्षार है ना, बेस और एसिड का जब क्या होता है, क्रिया होता है, तो क्या बनता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। और उसके द्वारा क्या बनता है, नमक बनता है NaCl। ये जो बन रहा है वह नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, दहन के समय पदार्थ ऑक्सीजन से जुड़ता है तो यह क्रिया होगी। तो यह क्रिया क्या होगी, ऑक्सीकरण, अपचयन, अपघटन और स्थापन। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण। अगला है KClO3, पोटेशियम क्लोरेट का क्रिया होने के बाद क्या बनता है, 2KCl, पोटेशियम क्लोराइड प्लस 3O2, ऑक्सीजन बनता है। तो यह अभिक्रिया क्या होगी, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या उदासीनीकरण अभिक्रिया? तो यह अभिक्रिया क्या होगी, अपघटन अभिक्रिया। ग्रेफाइट का उपयोग नहीं किया जा सकता। ग्रेफाइट का उपयोग किसमें नहीं किया जा सकता, स्नेहक के रूप में, इलेक्ट्रोड के रूप में, पेंसिल की लेड के रूप में या काटने के औजार में? तो इसका उत्तर आ जाएगा, काटने के औजार के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग नहीं किया जा सकता। 60 कार्बन परमाणु वाला अपरूप है। 60 कार्बन परमाणु वाला अपरूप है। इनमें से चारकोल, ग्रेफाइट, हीरा, फुलरीन। तो इसका उत्तर आ जाएगा फुलरीन। शुष्क बर्फ है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, द्रव कार्बन डाइऑक्साइड, गैस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका उत्तर आ जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है ग्रेफाइट, पत्थर, हीरा, चारकोल। तो इसका उत्तर आ जाएगा, सबसे कठोरतम पदार्थ है, हम जान रहे हैं, हीरा।
अगला प्रश्न है, ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों में से किस क्षेत्र का तापमान उच्चतम होता है, सबसे अधिक होता है? भीतरी गहरा क्षेत्र, मध्य चमकीला एवं दीप्त क्षेत्र, हल्का नीला क्षेत्र, अदीप्त क्षेत्र। तो जो हल्का नीला क्षेत्र होता है उसका तापमान सबसे अधिक होता है। अपरूपता गुण है, तत्व का, यौगिक का, मिश्रण का या उपरोक्त सभी का। तो हम जान रहे हैं कि अपरूपता किसका गुण है? तत्व का गुण होता है। पादप कोशिका भित्ति बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? प्रोटीन की, वसा, सेलुलोज या प्रोटीन एवं वसा दोनों की। तो हम जान रहे हैं पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। कोशिका का ऊर्जा केंद्र है, कोशिका का ऊर्जा केंद्र पावर हाउस ऑफ सेल। तो किसे कहा जाता है कोशिका का ऊर्जा केंद्र? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका में प्रोटीन का निर्माण होता है राइबोसोम में, लवक में, रिक्तिकाएं या केंद्रक। तो इसका उत्तर आ जाएगा राइबोसोम को क्या कहा जाता है? कोशिका का प्रोटीन निर्माण का केंद्र होता है, इसी में प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। हम जान रहे हैं कि दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसका उत्तर आ जाएगा नील हरित शैवाल। यह है प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण। केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। प्याज की कोशिकाओं में, बैक्टीरिया की कोशिकाओं में, गाल की अंदर की कोशिकाओं में, हाइड्रा की कोशिकाओं में। तो इसका उत्तर होता है बैक्टीरिया की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं को अपने बनाए सूक्ष्मदर्शी से सबसे पहले देखने वाले वैज्ञानिक कौन थे? रॉबर्ट हुक, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर। तो जीवाणुओं को अपने बनाए सूक्ष्मदर्शी से सबसे पहले किसने देखा? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाला रोगाणु है। चार ऑप्शन है हमारे पास, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक। तो इसके उत्तर हो जाएंगे मलेरिया रोग जो होता है वह प्रोटोजोआ के कारण उत्पन्न होता है। अगला है, चने की पौधों की जड़ों में रहता है। चने के जो पौधे रहते हैं उनके जड़ में क्या रहता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या कवक। तो हम सभी जान रहे हैं कि चने की पौधे की जड़ों में क्या रहता है? जीवाणु पाया जाता है। वह जीवाणु क्या है? राइजोबियम। राइजोबियम नामक एक जीवाणु होता है, वह पाया जाता है। अगला है, कुकुरमुत्ता या मशरूम क्या है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या कवक। तो जो कुकुरमुत्ता या मशरूम है एक प्रकार का क्या है? यह कवक है। HIV एड्स का संक्रमण होता है जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा या कवक द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा विषाणु द्वारा या वायरस द्वारा क्या होता है? HIV एड्स का संक्रमण होता है। कांच का अपवर्तनांक होता है। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5, 1.3, 2.4 या 1.0। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1.5। लेंस का एक बिंदु जिससे होकर जाने पर प्रकाश की किरण बिना विचलन के गुजर जाती है। फोकस केंद्र, प्रकाश केंद्र, फोकस दूरी या वक्रता केंद्र। तो इसका उत्तर आ जाएगा प्रकाश केंद्र।
प्रकाश केंद्र से प्रकाश की किरण गुजरने पर इसमें विचलन नहीं होता, वह सीधी निकल जाती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम है तो वह अपने पूर्व पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अनियमित परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जान रहे हैं कि इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। उत्तल लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी जब वस्तु 2f पर हो। तो ऑप्शन है 2f पर, f और 2f के बीच, 2f से परे या f पर। तो हम जान रहे हैं कि 2f पर जब वस्तु होता है तो उसका प्रतिबिंब 2f पर ही बनता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस का चश्मा उपयोग में किया जाता है या होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उभयोत्तल लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस। अगला प्रश्न है, मनुष्य की श्रव्य सीमा होती है। मनुष्य की सुनने की सीमा होती है 0 से 20 हर्ट्ज, 20 से 2000 हर्ट्ज या 0 से 20,000 हर्ट्ज या 20 से 20,000 हर्ट्ज। तो इसका उत्तर होगा 20 से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य के श्रव्य सीमा है। ध्वनि संचरण संभव नहीं है। ध्वनि संचरण किसमें संभव नहीं है, धातु में, पानी में, निर्वात में या हवा में। तो हम जान रहे हैं कि निर्वात में ध्वनि का संचरण संभव नहीं है। ध्वनि संचरण के लिए कोई न कोई माध्यम जरूरी है और वह माध्यम क्या होता है, हवा सामान्य तौर पर। अगला प्रश्न है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। 11 मीटर, 17 मीटर, 34 मीटर या 50 मीटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा 17 मीटर। विद्युत का सुचालक नहीं है। आसुत जल, नींबू का रस, नमक का विलयन या नल का जल। तो इसका उत्तर आ जाएगा आसुत जल। विद्युत का सुचालक नहीं है। अगला प्रश्न है, सरल ओल्टी सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कॉपर सल्फेट विलयन या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो सरल उल्टी सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में जान रहे हैं कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर किसी दूसरी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं विद्युत अपघटन, विद्युत लेपन, रासायनिक अभिक्रिया या विद्युत शोधन। तो इसका उत्तर आ जाएगा विद्युत लेपन। निम्न में से अनवीनीकरण स्रोत है, पवन ऊर्जा, पेट्रोलियम, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा। अनवीनीकरण अर्थात एक बार अगर यूज कर रहे हैं लगातार तो क्या होता है, वह फिर से उसको नवीन नहीं किया जा सकता, समाप्त हो सकते हैं। तो इसका उत्तर है स्वाभाविक रूप से पेट्रोलियम। बाकी सभी नवीनीकरण स्रोत है। भारी वाहनों जैसे बस, ट्रक में प्रयुक्त ईंधन है पेट्रोल, डीजल, तारपीन, केरोसिन। तो इसका उत्तर आएगा, भारी वाहनों में हम जान रहे हैं कि डीजल को ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। सौर सेल के ऊर्जा परिवर्तक बने होते हैं एल्यूमिनियम के, कार्बन के, प्लास्टिक के, सिलिकॉन के। इसका उत्तर आ जाएगा सिलिकॉन के। बैटरी से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, बैटरी से प्राप्त होने वाली ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा,
ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो बैटरी से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? रासायनिक ऊर्जा। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, बायोडीजल। हम जान रहे हैं कि पेट्रोलियम का उत्पाद पेट्रोल, केरोसिन और डीजल होता है, जबकि बायोडीजल नहीं होता। ऊष्मायित्र यंत्र का उपयोग किया जाता है दुधारू पशुपालन में, मत्स्य पालन में, कुक्कुट पालन में या मधुमक्खी पालन में। तो ऊष्मायित यंत्र का उपयोग किसमें किया जाता है? कुक्कुट पालन में, मुर्गी पालन में। अगला प्रश्न है, संकरण तकनीक है। संकरण तकनीक है फसल की कीटनाशियों से सुरक्षित रखना, सिंचाई की नवीनतम तकनीक, कृत्रिम निषेचन द्वारा वांछित गुणों वाले बीज प्राप्त करना या ज्यादा संख्या में अंडे प्राप्त करना। तो इसका उत्तर आ जाएगा कृत्रिम निषेचन द्वारा वांछित गुणों वाले बीज प्राप्त करना, जो कि सामान्य बीजों से क्या होते हैं? बेहतर होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि भूमि की उर्वरता बनाए रखने की विधि है? फसल चक्रण, मिश्रित फसल प्रणाली, निंदाई या उपरोक्त में से कोई नहीं। भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए हम जान रहे हैं कि फसल चक्रण जरूरी है, एक फसल के बाद दूसरा फसल लेना। किस मशीन का उपयोग फसल कटाई और गहाई में किया जाता है? थ्रेसर, ट्रैक्टर, कंबाइन, हैरो। तो हम जान रहे हैं बच्चों कि फसल कटाई और गहाई में कंबाइन का उपयोग किया जाता है। घर्षण निर्भर करता है दो पृष्ठों के आकृति व चिकनेपन पर, पृष्ठ के ऊंचाई पर, सतह के बनावट पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम जान रहे हैं कि घर्षण दो पृष्ठों के आकृति व चिकनेपन पर निर्भर करता है। अगर पृष्ठ चिकने रहेंगे तो घर्षण कम होता है, और पृष्ठ अगर खुरदुरा है तो घर्षण अधिक होता है। बॉल बेरिंग के उपयोग से क्या होता है? घर्षण कम होगा, ज्यादा होगा, न कम न ज्यादा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आ जाएगा बॉल बेरिंग के उपयोग से घर्षण कम होता है। जीवाणुओं और विषाणुओं से होने वाला रोग है अनुवांशिक रोग, संक्रामक रोग, स्कर्वी या असंक्रामक रोग। तो इसका उत्तर हो जाएगा जीवाणुओं और विषाणुओं से कौन सा रोग होता है? संक्रामक रोग। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग सामान्यतः होते हैं। BCG के टीके का उपयोग किस रोग के लिए किया जाता है? तो पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, चिकन पॉक्स। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ट्यूबरक्लोसिस। बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन के टीके का उपयोग ट्यूबरक्लोसिस के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? चिकन पॉक्स, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड। तो जीवाणु जनित रोग इसमें से कौन सा है? टाइफाइड। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है पेचिस, मलेरिया, डायरिया या उपरोक्त सभी। तो हम जान रहे हैं सभी कि पेचिस, मलेरिया और डायरिया ये सभी जो है प्रोटोजोआ के द्वारा ही फैलते हैं। पेचिस रोग होता है दूषित पानी पीने से, अधिक खाना खाने से, स्वच्छ पानी पीने से या सलाद खाने से। तो इसका उत्तर हो जाएगा दूषित पानी पीने से पेचिस रोग होता है। अगला प्रश्न है, किशोरों को संतुलित भोजन लेना चाहिए क्योंकि उचित भोजन से उनके मस्तिष्क का विकास होता है, शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, और
किशोर को भूख अधिक लगती है या किशोरों में स्वाद कलिकाएं विकसित होती है। तो हम सभी जान रहे हैं कि जो किशोर होते हैं उनमें शरीर में तीव्र गति से वृद्धि होती है, इसीलिए उनको क्या करना चाहिए, संतुलित भोजन लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, स्त्रियों में जनन काल का प्रारंभ उस समय होता है जब ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, स्तन विकसित होना प्रारंभ होता है, शारीरिक भार में वृद्धि होने लगती है, शरीर की लंबाई बढ़ती है। तो इसका उत्तर आ जाएगा ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, तो जनन काल स्त्रियों में क्या होना होता है, प्रारंभ होता है। कौन सा आहार किशोरों के लिए उपयुक्त है? तो ऑप्शन है रोटी, नूडल्स, चॉकलेट, रोटी, दाल, सब्जियां, चावल, नूडल्स, चिप्स, सब्जियां, चिप्स तथा शीतल पेय। तो इसका उत्तर आ जाएगा रोटी, दाल और सब्जियां। निम्नांकित में से कौन सा नर हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन या थायरॉक्सिन? तो उत्तर आ जाएगा इसका टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है, जबकि जो एस्ट्रोजन होता है वो मादा हार्मोन होता है। तो आज के वीडियो में हमने जो साइंस विषय के कक्षा 8 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उनके बारे में विस्तार से जाना। आगे की वीडियो में हम और विभिन्न कक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है उनके बारे में वीडियो बनाते रहेंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।